मुझसे नाराज होते हैं, बोलते हैं, सख्त सख्त बातें करता है ये। जब भी कहते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की, तो सारी दुनिया तारीफ़ें कर रही है, हमारी हुकूमत भी तारीफ़ कर रही है। ये अकेला पता नहीं आकर क्यों तनकीद शुरू कर देता है। नहीं भाई, मैं भी अब होशियार हो गया हूँ, मैं भी अब तारीफ़ों के पुल बांधता हूँ। बस क्या है कि बीच में मेरी हंसी निकल जाती है, क्या करूँ, रह नहीं सकता। एक बुज़ुर्ग ने दुआ दे दी थी कि तुम झूठ बोल नहीं सकोगे टीवी पर, और अगर बोलोगे तो तुम्हारे इशारे उनकी नफ़ी कर देंगे। तो अब इस वजह से फंस जाता हूँ मैं। लेकिन मैं देखें, इस बारे में मैं बड़ा क्लियर हूँ कि बंदा जो भी बात करे वो सही बात करे। आज मेरे मेहमान भी आए, उनका तारुफ कराऊंगा। वो भी यही कह रहे थे कि भाई सच बोल दो, बोल तो दें, आपको हजम किस तरह हो, फिर एक मसला हो जाएगा ना। खैर, अब चलें मईशत के मुताल्लिक की बात कर लेते हैं। और मईशत के अंदर जब बात करेंगे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं ये बड़ी अहमियत रखती हैं। हमने सुना बहुत सारे माहिरीन यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, वो आके कहते हैं कि साहब पाकिस्तान के अंदर वैल्यू एडिड टेक्सटाइल को तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत है। जी जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। फिर एक माहिर हमारे यहाँ प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उन्होंने कहा साहब अगर पाकिस्तान अपना ब्रांड ख़ुद बना ले तो वैल्यू एडिशन के ऊपर और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। ठीक है सर, ये भी बात मान लें। तो फिर हमारे जो पेशकार हैं, इन्होंने मुझे कहा कि साहब बताएं ब्रांड पाकिस्तान क्यों नहीं है कोई। मैंने कहा चलो भाई मालूमात करने की कोशिश करते हैं इस शोबे के कोई ऐसे शख्स से, किसी ऐसे शख्स से जो इस मौजू के ऊपर गिरफ्त रखता है। तो मैंने आज दावत दी है जनाब मसूद नकी साहब को, ताबिक सरबराह रहे काटी के, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इस शोबे से वाबस्ता भी हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शोबे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात यह है मसूद नकी साहब, अभी हमारे पेशकार और मैं बैठे कल यही सोच रहे थे कि साहब मौजू कौन सा इंतखाब किया जाए। तो इन्होंने कहा साहब कि आप बताएं सर, बहुत सारे मेहमान आते हैं, कहते हैं पाकिस्तान में कोई ब्रांड नहीं, अगर ब्रांड होगा तो पाकिस्तान और ज़्यादा मुनाफा कमाएगा और जो हमने रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट की है इसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो सर मुख्तसरन ये बता दें कि कोई ब्रांड पाकिस्तान में जन्म क्यों नहीं लिया उसने। जी देखिए ये कॉम्बिनेशन है गवर्नमेंट के इदारों का और प्राइवेट इदारों का। ये कॉम्बिनेशन बनता जब आप सारी चीज़ों का अहाता कर लेते हैं। ये आसान है ये कहना कि जी ब्रांड पाकिस्तान क्यों नहीं है। ब्रांड पाकिस्तान इसलिए नहीं है कि 20-25 साल आप मुस्तकिल दहशतगर्दी वाले इलाके में, जहाँ पे हर वक्त सिक्योरिटी ख़दशात थे, जहाँ पे बॉर्डर एरिया से लेकर के अर्बन एरियाज़ तक हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती जा रही थी जिससे इंसान की जान को ख़तरा लाहक होता है। तो ऐसे में ब्रांड कैसे बनेगा? ऐसे में तो लोग बजाय करीब आने के, बजाय पसंद करने के, वो आपसे दूर भागते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब ये किस्सा कब तक चलेगा, ख़त्म हो गया। अब उसके बाद ब्रांडिंग की बात कर लें कि भाई अब तो जंग ख़त्म हो गई, अब तो ये दहशतगर्दी ख़त्म हो गई, अब तो पाकिस्तान में अमन अमान हो गया, तो अब क्यों नहीं होता। तो अब ये सोशली, स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सारी चीज़ें अलाइन होती हैं। ताज़ा तरीक़ेकार जो है वो आपने देख लिया कि हम ओलंपिक में गए और ओलंपिक में हमारा नंबर जो है वो 0 0 0 0 4 ज़ीरो, हमारे सिल्वर में 0, ब्रॉन्ज़ में 0, गोल्ड में 0 और टोटल में भी 0, कोई नहीं आया। हमारे से ऊपर जो एक नंबर है, जो सेकंड लास्ट है, उसके पास भी 2 मेडल हैं। तो ये हमारी पोजीशन है। हमारे पास स्पोर्ट्स में हम पीछे हैं, टूरिज़्म में हम पीछे हैं, प्राइवेट सेक्टर मार्केटिंग में अग्रेसिवली काम नहीं कर रहा। आज सुबह हमारे पास इंग्लैंड के कौंसल जनरल आए हुए थे, जो कराची में कौंसल जनरल हैं, और उनसे हम यही बात कर रहे थे कि जी हम पाकिस्तान को ब्रांड करना चाहते हैं। हम पाकिस्तान से यूके की, ख़ास तौर पे जब वो यूरोपियन यूनियन से बाहर चला गया, अपनी स्ट्रेटजी तय करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन ने फैसिलिटीज़ पाकिस्तान को दी हुई हैं, जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स हैं, जो जीएसपी से करीबी चीज़ें हैं, उस पे आप क्या काम कर रहे हैं, हम उस पे काम करना चाहते हैं। हमने उनसे ये बात की कि हमारी टोटल 3.25 बिलियन, मैं एक कंट्री से बात शुरू कर रहा हूँ और फिर मैं आपको एक कॉन्टिनेंट पे लेके चला जाऊँगा जहाँ पे पाकिस्तान काम कर रहा है। ये ब्रांड से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी, और जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं, सतही बातें नहीं हैं ये।
तो हमने उनको ये कहा कि जी हम 3.3 बिलियन की टोटल हमने लास्ट ईयर ट्रेड की है, जिसमें $2 बिलियन हमने बेचा है माल आपको और 1.3 बिलियन आपने हमें बेचा है। इसमें अगर हम G2G निकाल दें, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डील्स होती हैं, अगर उनको हम बाहर निकाल दें तो हमारी ट्रेड क्या रह जाती है? तो हमारी ट्रेड जो है वो यूके के साथ टोटल $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं टोटल। तो हम इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं। आपकी पहले ट्रेड जो है वो फेवरेबल होती थी, अब हमारे हक में फेवरेबल होती चली जा रही है, तो इसको काइंडली रिव्यू करें। उन्होंने कहा कि आपके पास जितनी भी नेगेटिव चीज़ हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उनको एड्रेस करना शुरू कर दें, जहां हमारी हेल्प चाहिए वो ले लें। तो हमें ये वाला काम प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट के साथ बैठ करके नेगेटिव लिस्ट उठानी पड़ेगी कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर मुझे आप किसी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर लगाना चाहते हैं तो क्या मेरे आदात, मेरे करतूत वो ठीक हैं, मैं दिखता अच्छा हूँ, मैं बोलता अच्छा हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो ये मेरी सारी चीज़ें हैं जो उनके एनालिसिस होंगे, उनके अप्रेजल्स होंगे और फिर मुझे आप लगा देंगे किसी कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर। तो हमने ये देखना है पाकिस्तान के मार्केटिंग मैनेजर्स कौन है, क्या उनकी क्रेडिबिलिटी है, क्या उनको हमने ऐसी जगह पे, अब आप मुस्कुरा रहे हैं ना, फिर आपने कहा मैं सच बात कर रहा हूं। बोले मैं मुस्कुरा नहीं रहा, मैं आपकी बात को फैथम कर रहा हूं जिसे कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान के मार्केटिंग मैनेजर्स जो वादा करके आ जाते हैं वो कहते हैं कि जी आफ्टर सेल सर्विसेज की बात कर ले, मैं कॉमन सेंस में बात कर रहा हूँ, जो हर इंसान की समझ में बात आ जाए। सही कह रहे हैं कि जो आप कहते हैं कि जी मैं आपको अपना माल बेच दूंगा और उसके बाद उस माल की गारंटी भी लूंगा, मैं आपको इसकी सर्विसेज भी दूंगा, या मैं आपको अगर कोई चीज़ कोई सर्विस सेक्टर में आ जाता हूं तो जो मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई कर रहा हूं वो ऐसे करूंगा, या मैं आपको कोई साइट पे या कोई ऐसी जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट्स दे देता हूं तो क्या मैं आपके इंटरेस्ट सेफगार्ड करूंगा। तो हमने ये देखा कि हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स की क्रेडिबिलिटी वो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। तो सबसे पहले अपने मार्केटिंग मैनेजर्स को देख लें कि कौन हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं और कौन से लोगों से हमारे मुल्क की क्रेडिबिलिटी अच्छी हो रही है और कौन से लोगों से ख़राब हो रही है। सबसे रिप्रेजेंटेटिव, आप किसी कंपनी में फ़ोन करें, रिसेप्शनिस्ट अगर फ़ोन उठाती है तो उसके बात करने से पीछे कंपनी का पूरा पता लग जाता है कि इन्होंने किस किस्म के लोगों को अपने यहाँ हायर किया हुआ है। तो पहला तो इम्प्रेशन अपना ये दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें चलती हैं इंटरनेशनली। जब आप किसी भी ब्रांडिंग में चले जाएं, किसी सर्विस प्रोजेक्ट में चले जाएं, आप लोगों को ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट पे तवज्जो दे दें, आपको सबसे पहला काम ये करना होता है कि आपके, जो मैं नेगेटिव लिस्ट की बात कर रहा था, कि आपके जो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने रिव्यू करना होता है, इंश्योर करना होता है कि ये आइंदा नहीं होंगे। क्या हम ये कर रहे हैं? लेकिन सफाई पेश कर दूं छोटी सी। देखें, पहली बात जो आपने की, पाकिस्तान के मार्केटिंग मैनेजर्स को टास्क दिया गया कि पाकिस्तान के ओवरऑल इमेज को इम्प्रूव करें। अभी उस इमेज की इम्प्रूवमेंट के लिए चंद चीज़ें तो करने की कोशिश की है। वो चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले तो चेंज ऑफ फेस हो गया। ज़ाहिर बात है, पहले और लोग थे, अब और लोग हैं, तो हमने एक जनरल ओपिनियन अपने बारे में चेंज करने की कोशिश की। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी जो कि पाकिस्तान के इमेज को मार्केट कर सकता है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। राइट रॉन्ग एक बाद में देख लेंगे इस चीज़ को, लेकिन वहाँ पर अभी एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो कि एक इंटरनेशनली नोन पर्सनैलिटी है, रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है, स्पोर्ट्समैन है, एथलीट है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा था, देखिए मैं इसीलिए ओपिनियन नहीं दे रहा, बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा था कि जब ऐसा शख्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप पोजीशन पे होगा तो पाकिस्तान की ओवरऑल इमेज जो है इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो आई विल नॉट टॉक ऑन इट एनी फर्दर, मतलब कम बैक हम इसको आगे लेकर चलेंगे, बट जनरली द ओपिनियन वाज कि वंस सच ए पर्सन इज इन ए पोजीशन ऑफ पावर, तो जो भी मुल्क की इमेज जा रही है दैट विल चेंज, यकसर तब्दील हो जाएगी। वहाँ पर अभी इंटरनेशनली मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई थिंक वी हैव द राइट पर्सन देयर टू चेंज इमेज। अब वही मैं आपको बता रहा हूँ कि यू मे हैव पॉलिटिकल ओपिनियंस, बट एटलीस्ट फॉर इमेज सेक आई थिंक ही हैज़ एन एक्सेलेंट इमेज, एक्सेलेंट इंटरनेशनल इमेज। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लें, वापस आते हैं, तब तक फिर मैं और आप फिर उसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे।
नाज़रीन वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक गुफ्तगू हमारी जारी है। हम बात करें मसूद नकी साहब के साथ और उन्होंने बड़े अहम नुकात के ऊपर रोशनी डाली है। चंद जो हमारे जहन में शकूक व शुबहात वो भी इन्होंने दूर कर दी। ऐसी बात नहीं है कि जो है वो हम अनकम्पेटिटिव हैं, पर कुछ रुकावटें ज़रूर हैं। वो जैसे ये बता रहे हैं कि उनका हल ढूंढ लेते हैं जनाब हल। लेकिन सबसे पहले जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आप दूर करें। मैं ही नहीं कहता इस गवर्नमेंट में तो मैं जिस भी टेक्सटाइल वाले को बुला रहा हूँ वो हुकूमत की इतनी तारीफ़ें कर रहा है कि हुकूमत वालों को खुद यकीन नहीं आ रहा। वो खुद को चुटकियाँ काट के यकीन दिला रहे हैं कि हम हकीकत है या ख्वाब में किसी में है। लेकिन पिछली हुकूमत ने ये इम्प्रेशन दिया कि टेक्सटाइल इज़ नो लॉन्गर अ कंपेटिटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। So therefore, spending too many resources or trying to give too many benefits to the textile sector is just bleeding the country's economy. मैं नहीं ये कह रहा, जनरली एक ओपिनियन ये क्रिएट हुआ कि टेक्सटाइल हैज़ नाउ बिकम अनकम्पेटिटिव। लेकिन शायद इस गवर्नमेंट की कोई खूबी थी कि इन्होंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया उस बात को। हाउ कंपेटिटिव आर वी विद रेफरेंस टू द टेक्सटाइल सेक्टर? एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक ना, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पूरी दुनिया में मिलता है हर बिजनेसमैन को, हर इंसान को, हर सिटीजन को, किसी भी एरिया में। स्पोर्ट्स का तो खैर ये रेलेवेंट वर्ड ही है, बट बिजनेस में भी इसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। का मतलब ये होता है कि भाई आप अगर यहाँ पे 25,000 रुपये तनख्वाह दोगे और किसी और सूबे में 20,000 तनख्वाह दोगे तो आप कैसे कॉम्पिटिट कर पाओगे? पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी फैक्ट्रीज कई सूबों में हैं। तो वो ये समझना चाह रहे हैं कि मैं इस फैक्ट्री से काम करूंगा तो मेरी कॉस्ट जो है वो ₹1.10 आएगी और वहाँ काम करूंगा तो मेरी कॉस्ट 80 पैसे आएगी। तो मैं काम कैसे करूंगा? सर पकड़े हुए बैठे हुए। ये पॉलिसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ और लेवल प्लेइंग फील्ड पे मैं आने चाह रहा हूँ जो आप बात कर रहे हैं। डिस्पैरिटी को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहीं पर कोई मिनिमम वेज है, कहीं पर कोई मिनिमम वेज है। एनोमली है ना इतनी बड़ी, हम लोग समझते नहीं। हम वही पॉलिटिकल मुसीबतों में अपनी फंसे हुए हैं जिस पे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन उस डिलेमा में डाल दिया। पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ दी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस कोर्ट चली गई हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ। इज दिस द वे? हम इसी में फंसे रहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये किया जा रहा है। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई। मैं उनका मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ, सही है गलत है आपकी मर्ज़ी। मैं तो इस बात को इख्तलाफ करता ही नहीं कि पाकिस्तान में महंगाई के हिसाब से तनख्वाहें पूरी नहीं हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं, वो 25,000 से भी पूरी नहीं होंगी। एक आदमी जो घर किराए के मकान में रहता है उसको आप 25,000 रुपये तनख्वाह दे दो, उसके बच्चों की कफालत, किचन का खर्चा, बिजली का बिल, मकान का किराया, आप ये टोटल कर लो। फिर उसके बाद बता दो अगर घर में 4 आदमी काम ना करें तो उसका घर चल नहीं सकता। और जिस घर में, अगर अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, जिस घर में 1 या 2 कमाने वाले हैं और खाने वाले ज़्यादा हैं, वो कैसे चलेगा? मेरा इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं है। मैं एनोमली की बात कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो आप कहते हैं ना कि जी ये कॉम्पिटिटिव नहीं रहा। आपके पास इस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड से रिलेट कर रहा हूँ मैं चीज़ों को। आपके पास $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है और आपकी $15 बिलियन टेक्सटाइल देता है आपको। ठीक है, मुल्क चलता है किससे सर? ये ब्रेकअप आपने दिया है एक्सपोर्ट्स का। सर 60-65% जो है वो आपको टेक्सटाइल दे रहा है आज आपकी फॉरेन एक्सचेंज का। आज जब आप अगले साल अपने फिस्कल ईयर पे जब दोबारा से फिगर्स देखोगे, अगर आपकी एक्सपोर्ट 26 बिलियन या 27 बिलियन या 28 बिलियन होंगी तो उसमें 70% टेक्सटाइल का होगा। तो आप बगैर टेक्सटाइल के जी के दिखा दो। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि आप इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव क्यों नहीं हो? 15 बिलियन 18 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट, कोई एक्सपोर्ट होती है, पूरी दुनिया में नाम पैदा करते हो। हम कॉटन ग्रोथ में पहले 4थे नंबर पे थे, अब किसी नंबर पे तो आ ही गए होंगे ना 70 मिलियन करने के बाद। बट भाई मेरे, आप ये देखिए कि एक चीज़ है लेवल प्लेइंग फील्ड, एक होती है प्रेफरेंस। आपको यूरोपियन यूनियन जीएसपी क्यों देता है? क्यों देता है? प्रेफरेंस है तो कोई रीज़न है ना। पूरी दुनिया में एक्सपोर्टर्स को प्रेफरेंस दी जाती है अपने एक्सपोर्टर को। पड़ोसी मुल्क आ गया वो। आपको याद होगा जिस दिन जीएसपी प्लस मिला था, आपको मैंने प्रोग्राम पे बुलाया था। जी सर। मैंने कहा था अब हम पटाखे फोड़ना शुरू कर दें, तो उस दिन भी आपने मुझे समझाया था कि
लेट्स नॉट गेट टू अग्रेसिव टू क्विकली। ठीक है ना? तो अब आप ये देखें, आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, आपका पोटेंशियल इतना बड़ा है, आप खड़े होते $15 बिलियन पे। मेरी तो शर्म से निगाहें झुक जाती हैं, सर झुक जाता है। हम कहते हैं 18 बिलियन कर लेंगे 18 बिलियन। अच्छा, that status may not be there any. I'm just letting you know. GSP status may or may not be there depending on what the decision comes. I'm not really sure on how concrete that is. मेरा अगेन इसमें एक रिजर्वेशन है। जब आपने ये बात उस वक्त की थी ना, जब पहले बात की थी, 2018 की बात है शायद ये, आपने जब ये बात की थी तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि GSP से मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती हैं। आपकी क्वालिटी से, आपकी एफर्ट से, आपकी मार्केटिंग से, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस से, आपके जितनी भी आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, आपकी ब्रांडिंग है, उससे बढ़ती हैं। तो आपको GSP मिल गया तो आपने कितना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया भाई? 14 से 15 ही कर दिया ना, या 13 से 15 कर दिया ना, और क्या कर दिया? आप 18 कर दोगे। आपका पोटेंशियल क्या है? आपकी वेज, आपके पास जितनी भी जो लेबर कॉस्ट आप कह लो मुल्क में, आपके जो एक्सपोर्ट में जो आपके रुपी डॉलर की पैरिटी है वो आपके फेवर में। माय पॉइंट इज कि भाई क्यों नहीं कर सकते? फिर बात आती है, बात अपने मुल्क की करते हैं, मिसाल दूसरे मुल्क की देते हैं। आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स के बराबर हो गई है वियतनाम की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट। आपको मैंने पहले भी किसी प्रोग्राम में कोट किया कहा था आपने, और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी टोटल एक्सपोर्ट के बराबर वियतनाम के एक कस्टमर की एक्सपोर्ट हो गई। और आपने उनकी फिनोमिनल ग्रोथ के बारे में बताया था कि उनकी फिनोमिनल ग्रोथ है इस सेक्टर के अंदर। कैसे हुई ये आपको पता है? कपल ऑफ डेकेड्स, राइट? जी, देखिए ना, 20-25 साल पहले वियतनाम में क्या था? मैं वही कोट करता हूँ, आधी आबादी आधे रकबे का मुल्क है भाई। आपके पास कहते हो जो हमारे वो 1200 मील का वो है कोस्टल, उनके पास भाई नहीं है, उनके पास 120 मील का होगा टोटल। बट माय पॉइंट इज कि उनकी पॉलिसीज तो देख लो। हम कैसे सीखते हैं? हम अपने बड़ों को, अपने उस्तादों से, अपने कोलीग से अच्छी बातें लेते हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर से सीख लेते हैं। हमने क्या सीख लिया? आज की तारीख में वन सिंगल कस्टमर विच इज सैमसंग आपकी टोटल एक्सपोर्ट के बराबर का कस्टमर है सिर्फ वियतनाम से। सो देखिए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देखनी होगी कि हमारे एक्सपोर्टर्स को हम क्या देते हैं। हमें ये तय कर लेना होगा कि हर वक्त हमने यही बात करनी है, सब्सिडी खा जाते हैं, सब्सिडी खा जाते हैं। सब्सिडी बंद कर दो ना, सब्सिडी टैक्सेशन सही कर लो। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट का निज़ाम ज़ीरो है, आप ज़ीरो कर दो, ज़ीरो रेटेड कर दो। आपके पास लोगों के पैसे पड़े होते हैं, आप देते नहीं। 4-5 साल तो दे दिए लोग, तो बड़े खुश हैं, सारे दे दिए वापस। हर इंडस्ट्री से आते हैं, कहते हैं सारे पैसे वापस मिल गए। जो बोलते हैं सारे पैसे दे दिए, झूठ बोलते। आई कोर्ट मैं FBR के जो सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं चेयरमैन के बाद, उनको कोट करता हूं कि मसूद साहब, मैं आपको पुराने पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट से ग्रांट आनी है, फंड आने हैं, वो आ जाएंगे तो मैं दूंगा। मेरे से 2020 की परमिशन है, वो पैसे वापस ले। शब्बर ज़ैदी वाली ना, वो तो फौरन देने वाली। नहीं, ये सब बातें जो है ना, ये आई वॉश हैं। और आप नाम ले लेते हैं किसी एक आदमी का, मैं आपके तो दोस्त है ना, इसलिए आप ये लेवरेज ले लेते हो। मैं किसी का नाम नहीं लेता, समझता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आई वॉश खत्म होने चाहिए। ये पेपर में पब्लिश होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइवेट सेक्टर के कितने पैसे देने। ये बड़े अखबार के इश्तिहार में 5 लाख रुपए का, जो 6 लाख रुपए का सबसे बड़े अखबारों में इश्तिहार आता है ना, वो लगाना चाहिए और बताएं कि जी हम ये बात गलत कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए, हमने इतने पैसे देने हैं। उसमें 4-5 स्कीम्स हैं, उसमें कुछ पैसे इंसेंटिव के हैं, कुछ हमारे पैसे हैं जो आपने हमसे ले लिए, जो हमसे लेकर के वापस नहीं दे रहे। पूछ रहा हूँ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ी, किस तरह ऐसे फिनोमिनल नंबर आए? वो कह रहे हैं कि असल में हमारा वर्किंग कैपिटल वहाँ ट्रैप हुआ, तो सारा हमें वापस मिल गया, इसलिए देखो हमने एक्सपोर्ट दिखा दी। किसी को मिल गया होगा तो उसने कह दिया होगा मैं नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टेक्सटाइल पे बिलीव नहीं करता। मैं आपको तो अभी भी बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं जो इन्होंने वापस करने हैं, जो नहीं कि इसको हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। हम आपसे और EDF वाले सही जगह लग गए जो आपसे लेते रहते, वो एक और पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं आप EDF के पैसों का। मैं तो ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, EDF के अंदर वो हमारे पैसे हैं, हमारे डिस्पोजल पे रखे हुए हैं। उसके डिसीजन मेकर्स जो हैं वो भी उसमें हमारे लोग शामिल हैं, और हम चाहें या ना चाहें उसमें कुछ जगहों पे ऐसे खर्चे होते हैं जिस पे प्राइवेट सेक्टर का एग्रीमेंट नहीं होता, बट वो बकवास है। वो क्या 2-4-10 बिलियन डॉलर की रुपए की हम बात कर रहे हैं ना, उसको नहीं करना। हमें बड़ा कैनवस, बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए कि पाकिस्तान को 50 बिलियन डॉलर पे पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। मेरे पास वक्त मुख्तसर है और वो यही होता है कि बात जब अपने, जैसे कहते हैं ना, फिल्म अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचती है तो उससे पहले ही हमें मामले को, खैर
तिश्नगी रह जाए तो अच्छी बात है, इसीलिए तो लोग अगली किस्त देखते हैं। तो आगे आने वाले हफ्तों के अंदर दोबारा से दावत देंगे जनाब मसूद नकी साहब को। बड़ी अहम और मज़ेदार गुफ्तगू रही, इन्होंने बहुत सारे एंगल्स से इशू को स्टडी भी किया, साथ में उसके रेजोल्यूशन के लिए। यही मुझे मज़ा आता है जब सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम हो, सोल्यूशन भी साथ साथ आते रहे। इन्होंने सोल्यूशन भी दिए कि ये सोल्यूशन है भाई, ये करके दे तो काम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।